किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। इफ नॉट देन आई विल प्रोसीड। सेकंड बात कि आप लोग थोड़ा व्यूज़ या सब्सक्राइब चैनल में जो हम दिए हैं लेक्चर्स और लोड जो करते रहते हैं, उसमें आप लोग थोड़ा व्यूज़ और उसका लेक्चर्स को आप देखिए थोड़ा। तो हम बात कर रहे थे कि हीट जनरेशन जोन के बारे में, कि हीट जनरेशन जोन बेसिकली हमारे पास 3 हीट जनरेशन जोन होता है ड्यूरिंग द मशीनिंग। वन along the shear plane, second along the flow velocity, मतलब टूल चिप इंटरफेस, एंड द थर्ड विद द वर्कपीस एंड द टूल इंटरफेस। सो सबसे ज़्यादा हीट जनरेशन होगा शियर डेफॉर्मेशन जोन में। दूसरा आपका कटिंग चिप वेलोसिटी, कटिंग चिप टूल इंटरफेस में। और सबसे कम जो हीट जनरेशन होगा सो इसमें होगा। सो जब हम कटिंग, अभी बोला जाता है कि कटिंग स्पीड अगर हम कम रखें, एक्चुअली द हीट विल बी जनरेटेड ड्यूरिंग द मशीनिंग, एंड मशीनिंग में क्या होता है ना, कटिंग वेलोसिटी होता है, कटिंग का वेलोसिटी होता है, जल्दी जल्दी फीड कर रहे हैं, जल्दी जल्दी रोटेट करवा रहे हैं मशीन से, तो कटिंग वेलोसिटी है। और कटिंग वेलोसिटी जितना ज़्यादा रखेंगे तब ज़्यादा फायदा है, या कम में रखेंगे तब फायदा है। एक्चुअली में होता क्या है in practical case, that when the speed of the machining मतलब cutting velocity अगर हम increase करते हैं, when we speed the cutting velocity, then the chip flow from the material, जो chip का flow हो रहा है उसका, चिप का सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगा वो चिप शियर डिफॉर्मेशन जोन्स में और टूल चिप इंटरफेस में, ये चिप जो है टच किया हुआ रहता है। तो वो वेलोसिटी के कारण क्या करता है कि चिप जो है सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा हीट अफेक्टेड पार्ट में आता है। तो वो हीट जो है रिड्यूस हो जाएगा, वो हीट रिड्यूस हो जाएगा अगर चिप का फ्लो अच्छा है, चिप बाहर कट के निकल जा रहा है, चिप बाहर कट के निकल जा रहा है, तो आपका हीट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द मशीनिंग सेटअप। तो अभी क्या है कि जब कटिंग स्पीड ज्यादा रहेगा तो चिप जो होता है, देखा गया कि 70% ऑफ द हीट विल फ्लो फ्रॉम द चिप, फ्रॉम द सेटअप मशीनिंग the tool and workpiece part. So this diagram this diagram it showed that the heat generation percentage में कितना हीट जनरेशन हुआ। जब कटिंग स्पीड कम होगा तो 40% हीट जो है आपका कैरिड बाय द चिप ऑफ द मशीनिंग। चिप जो है 40% स्पीड, 40% जो हीट है वो बाहर निकालेगा, एंड 70% ऑफ हीट व्हेन द स्पीड ऑफ द कटिंग is increasing, then the chip flow will be increase। द हीट जो बाहर करेगा मटेरियल से वो 70% of heat will be carried by the chips। तो मशीनिंग में 70% ऑफ हीट चिप्स के द्वारा बाहर हो जाता है, when it will be rotated at or when the cutting speed will be the higher, and remaining 30% of heat will be retained by the मतलब वर्कपीस and heat retained by the tool। so tool 15% मीन्स अब यहां से देखेंगे 75 70 to 85 मतलब 50%, 15% जो हीट रहेगा वही अब रिटेन करेगा, वही हीट अब रिटेन करेगा वर्कपीस, एंड देन 50% बाय द टूल। तो अब क्या होगा, हीट विल बी
क्योंकि हीट का तो फ्लो होना है, हीट द कंडक्टिव मटेरियल है, तो हीट क्या करेगा, एक लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में चला जाएगा। तो 70% हीट जब हम बाहर निकाल दिए चिप के फ्लो में, तो अब 30% जो हीट बचा है मशीनिंग में, वो हीट जो है टूल 15% और 15-15% आपका वर्कपीस रिटेन कर लेता है। सो हीट अफेक्टेड जोन आपका रिड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग द मशीनिंग एट द हाई स्पीड। वेन जब हाई स्पीड मशीनिंग करते हैं तो टूल चिप के द्वारा 70% ऑफ हीट जनरेशन बाहर हो जाता है, फ्लो हो जाता है, और 15% हीट जो है टूल और वर्कपीस में डिवाइड हो जाता है। सो दिस इज द हीट जनरेशन जोन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा हीट जनरेशन कहाँ होता है। कटिंग स्पीड कम रहने पे और कटिंग स्पीड ज़्यादा रहने पे हीट कितना रिटेन करता है चिप, कितना रिटेन हाई स्पीड में कितना रिटेन करता है चिप, ये भी पता होना चाहिए। सो दिस इज द जनरली द हीट अफेक्टेड जोन ड्यूरिंग द मशीनिंग। The second one is the topic is the tool wear and tool failure. टूल वियर और टूल फेलियर किसे कहते हैं, और कितने टाइप्स का वियर हो सकता है टूल में, इसको जानना जरूरी है। सो एक्चुअली व्हेन द कटिंग टूल, जब कटिंग टूल जो है अनेबल टू डू द वर्क मीन्स द रिमूविंग ऑफ द मटेरियल इज नॉट परफॉर्म्ड, देन इट इज कॉल्ड द फेलियर ऑफ द टूल। जब टूल हमारा मशीनिंग नहीं कर पा रहा है, सरफेस समटाइम इट विल बी मशीन्ड, मतलब मटेरियल रिमूव कर रहा है, बट द सरफेस फिनिशिंग इज नॉट बी अप टू द मार्क, देन वी विल आल्सो कॉल्ड एंड वी विल कंसिडर इट दैट आवर टूल इज गोज टू फेल्ड। वी विल बी मशीन्ड द टूल। सबसे पहले क्या करेंगे, टूल को आइदर वी विल ग्राइंड और वी कैन चेंज द टूल। सो टूल जनरली चेंज नहीं करते हैं वी, क्योंकि टूल को हम बनाते ही हैं हम वर्कशॉप में। सो टूल का बनाने का क्या कैसे बनाते हैं टूल, फ्रॉम द ग्राइंडिंग व्हील से। ग्राइंडिंग व्हील से टूल को एक बार ग्राइंड करते हैं, शार्पनेट करते हैं, देन वी विल यूज द टूल अगेन। समटाइम व्हेन द टूल्स आर ब्रेक्ड, व्हेन टूल्स ब्रेक देन वी विल चेंज द टूल। सो टूल फेलियर का मतलब है it can't unable to work or unable to machine or the surface finishing is not good, then we can say the tool is failure. टूल वियर क्या होता है, सो टूल वियर एक्चुअली में किस कारण से होता है और कहां कहां कैसे होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि टूल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टूल में होगा, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर टूल कैन बी फेल्ड, एंड दिस टूल कैन बी फेल्ड इन टर्म्स ऑफ दिस वन इज द टूल एंड द नोज ऑफ द टूल विल बी, nose of the tool will be like this way. So we can say this one is the tool chip, tool nose, and this is will be bended, the tool nose will be bended here, this one see, this tool nose will be bended, so it will be called the plastic deformation हो गया टूल का, मतलब टूल परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो गया, मतलब टूल का नोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मींस टूल परमानेंट डिफॉर्म हो गया, मतलब अब टूल को चेंज कीजिए या ग्राइंड कीजिए, वो हो गया फेलियर। द फर्स्ट फेलियर इज कॉल्ड द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एंड द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मीन्स है टूल का मटेरियल प्लास्टिकली फ्लो कर गया, मतलब जितना अब वो डिफॉर्म्ड हो गया जिससे वो पहले स्टेट में नहीं ला पाएंगे, तो इसके लिए हम ग्राइंडिंग मिल पे ले जाएंगे, उसको खत्म हो गया। ये हाई टेम्परेचर जोन, ये शियर जोन में जो हाई टेम्परेचर जोन आता है, जो हीट जनरेशन होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है जब मशीनिंग के दौरान, तो उस केस में ये टूल का प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड हो जाता है। मैकेनिकल ब्रेकेज ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अब क्या है, मैकेनिकल ब्रेकेज हो जाएगा, इसमें तो टूल टूटा नहीं था हमारा, टूल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होके टूल का शेप एंड साइज चेंज हो गया था,
मीन्स टूल के नोज के पास थोड़ा मुड़ गया तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, मुड़ गया तो अब शेप पहले शेप से अलग शेप में हो गया, सो इट विल बी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सम टाइम क्या होगा, टूल विल बी ब्रेक। यहां देखो ये टूल का नोज है एंड टूल का नोज यहां से ये ब्रेक हो गया, तो इसको बोलेंगे टू मैकेनिकल ब्रेकेज। एंड ये टूल ब्रेकेज क्यों हो गया, कैसे हो गया, ड्यू टू अनबैलेंसिंग ऑफ फोर्स। जो हमारा कटिंग फोर्स था, जो हमारा थ्रस्ट फोर्स था, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, जो हमारा शियर फोर्स लग रहा था, इस फोर्सेस में डिफरेंस होने के वजह से कोई फोर्स एक दूसरे पे हावी हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, दिस फोर्स इज विल बी मोर देन दिस फोर्स, सो इट विल बी ब्रेकेज और मैकेनिकल ब्रेकिंग विल बी हैपेंड। सो लुक एट दिस इन 3 डायमेंशनल व्यू। द टूल का नोज है, ये टूल का नोज है, ये हम 3 डायमेंशनल में बनाए हैं, और टूल का नोज हम यहाँ पे ब्रेक दिखाए हैं रेड पार्ट से। ये टूल का नोज यहाँ पे दिख रहा था आपका फ्रंट व्यू, यहाँ पे आप देखिए इसका 3 डायमेंशनल व्यू, ये टूल का नोज ब्रेक कर गया, ये ब्रेक होके ये ब्रेक होके ये ब्रेक होके निकल गया, सो इट इज कॉल्ड द मैकेनिकल ब्रेकेज। Sometime the tool is failure due to gradual wear। ग्रेजुअल वियर क्या होता है कि धीरे धीरे फोर्स अनबैलेंस्ड होते रहा और टूल में धीरे धीरे वियर होते रहा। मतलब वियर करने का मतलब है टूल से मटेरियल इरोड होते रहा, मतलब मटेरियल टूल से निकलते रहा। जैसे मशीनिंग इज अ टेकिंग द टाइम टेकिंग पार्ट, एंड व्हेन यू स्टार्ट द मशीनिंग द टूल पे फोर्स लगना शुरू हुआ ड्यू टू द वर्कपीस, कांटेक्ट टू द वर्कपीस, और धीरे धीरे टूल से मटेरियल इरोड होना शुरू हुआ, दैट इज कॉल्ड द ग्रेजुअल वियर। ग्रेजुअल वियर के कारण जो टूल फेल होता है, टूल काम करना बंद कर देता है, कहने का मतलब उससे अब मशीनिंग नहीं हो पाएगा, उसमें 2 टाइप का वियर होगा। ग्रेजुअल वियर का कहने का मतलब है कि व्हेन यू स्टार्ट द मशीनिंग तब some material from the tool is eroded, and due to erosion, due to heat affected during the machining or something other, the high friction force between the tool and workpiece, tool and chip, इस कारण से ग्रेजुअल वियर होना शुरू होगा। ग्रेजुअली वियर होने से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वियर विल बी अफेक्ट द टूल। ये चीज ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि ग्रेजुअल वियर के कारण टूल जो फेल होता है तो टूल में किस तरह का वियर होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वियर विल बी हैपेंड in case of gradual wear। The first wear is called crater wear and the second wear is called flank wear। So gradual wear में दो तरह से आपका टूल फेल होगा। पहला फेल होता है क्रैटर वियर, मतलब क्रैटर करने का मतलब है कि ये टूल है, ये टूल का नोज है और यहाँ एक गड्ढा जैसा खाई बन जाएगा। ये let us look that here, this one is the tool, और यहाँ एक इस तरह का खाई बन जाएगा, यहाँ एक इस तरह का खाई बन जाएगा और ये टूल है आपका। तो ये जो धीरे धीरे टूल से जो मटेरियल इरोड हुआ है तो यहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है टूल के नोज के ऊपर। सो दैट दिस टाइप्स ऑफ वियर इज कॉल्ड क्रेटर वियर, CRATER, क्रेटर वियर। एक खाई बन जाएगा, इस टाइप का वियर जब दिखाई देगा टूल में तो उसको बोलते हैं क्रेटर वियर, एंड इट इज ड्यू टू द ग्रेजुअल वियर के टर्म में आता है। दूसरा है फ्लैंक वियर, जो टूल का फ्लैंक है। देखो दिस पार्ट इज कॉल्ड द फ्लेस ऑफ द टूल, एक्चुअली दिस इज द नोज है तो ये थोड़ा सा शार्प होगा और थोड़ा सा रेडियस प्रोवाइड होगा। इसमें हम थोड़ा ज्यादा रेडियस प्रोवाइड कर दिए हैं, बट इतना रेडियस प्रोवाइड नहीं होता है, देयर इज थोड़ा सा रेडियस प्रोवाइड किया जाता है।
सो ये फ्लैंक पार्ट है. सो टूल मटेरियल्स आर इरोडेड, टूल मटेरियल्स आर इरोडेड फ्रॉम द फ्लैंक पार्ट ऑफ द टूल. टूल जो होगा उसका जो फ्लैंक पार्ट होगा इस टाइप का, उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा सा मटेरियल इरोड हो जाएगा और इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखने लगेगा. So it is called the flank wear. So flank wear is also the part of gradual wear. It will be not happen instantly. It will be happens during the machining, after the machining have been gone a long time. जब मशीनिंग कर लेता है तो धीरे धीरे जो टूल से मटेरियल इरोड होता है, that is called the two types of wear. One is the crater wear and another is the flank wear. So these types of wear can be avoided by using the appropriate cutting fluid. We will be give the suitable feed and the depth of cut, selecting the tool material according to the workpiece. Avoid the deformation and unbalancing forces. So the setup will be totally will be rigid, not with the vibrational. Sometimes you have been seen that some lathe machining and some milling machine, during the milling machining, the proper foundation means the base of the machine will not be proper founded, or the fixing or jigs and fixtures are not be provided, then the extra vibration will be produced in the machine part when the machine is goes to run. So that force will be affect the forces produced during the machining. Means जब ड्यूरिंग मशीनिंग करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स, शेयर फोर्स, तो कटिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा. अगर हमको मशीन का फाउंडेशन नहीं है तो मोटर जब चलेगा तो मशीन का फाउंडेशन नहीं, तो मशीन विल बी ट्रांसमिटेड सम एनर्जी एंड the foundation will be not be there, so it will be again affect the tool and workpiece. So we will be that unbalancing force can be avoided by giving the proper foundation, and so that the tool wear can also be बचाया जा सकता है, टूल को हमारे wear से बचाया जा सकता है. So these are the some notes of the tool wear. So mechanism of the tool wear are the abrasion. जो बताया abrasion मतलब क्या होता है, मटेरियल को एब्रेसिव क्या करेगा, व्हेन टू सरफेसेस आर स्लाइडिंग टू ईच अदर मोशन, जब स्लाइडिंग मोशन रहेगा, देन द सरफेस कॉन्टैक्टिंग हार्ड पार्टिकल्स इरोड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द सॉफ्टर मटेरियल. हार्ड पार्टिकल जो है सॉफ्टर पार्टिकल को लेके उड़ जाएगा. यही वियर, इसी कारण से आपका क्रेटर वियर, फ्लैंक वियर सब होता है ड्यू टू एब्रेशन, जो इरोजन एंड एब्रेशन हम बताएं. एडहेशन क्या है, अंडर दिस कंडीशन ये मैकेनिज्म है, जो टूल जो वियर हो रहा है हमारा, वो किस किस मैकेनिज्म से वो टूल वियर हो रहा है. तो पहला मैकेनिज्म है आपका एब्रेशन. एब्रेशन से इरोजन होगा, जहां पे हार्ड मटेरियल होगा वो सॉफ्टर मटेरियल को लेके आपको हटा देगा. तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं एब्रेशन. एडहेशन क्या है, अंडर दिस कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर बिटवीन टूल एंड चिप मेटालिक बॉन्ड टेक प्लेस ड्यू टू हाई प्रेशर. अगर टूल को हाई प्रेशर से मूव करे, डेप्थ ऑफ कट दिए और स्पीड बढ़ा दिए, तो हाई प्रेशर जब लगेगा तो टूल क्या करेगा, वर्कपीस क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा. तो ये इस प्रक्रिया से भी आपका टूल वियर हो जाता है, टूल का वियर प्रोसेस शुरू हो जाता है, और इसको बोलते हैं एडहेशन. जो टूल आपस में चिपक, टूल और वर्कपीस और टूल और चिप जो है आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर चिपक जाते हैं. समटाइम इट कॉल द डिफ्यूजन. अब क्या है कि टूल का और चिप का अगर स्पीड ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा जनरेट हो गया, टूल वर्कपीस का थिकनेस कम हो गया, तो इट विल बी गोज टू टेम्परेचर हाई के कारण क्या करेगा, उसका जो
बॉन्ड है उसका जो मटेरियल एटम्स है वो टूल के इंटरफेस पे आकर टूल के इंटरफेस पे आकर वो डिफ्यूज कर जाएगा, टूल के इंटरफेस पे आके वो चिपक जाएगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। इससे भी टूल वियर होता है, इस कारण से भी टूल वियर प्रोसेस होता है। सो इट इज द मैकेनिज्म ऑफ द टूल वियर। सो यू मे सी द क्रेटर वियर्स का क्या है, फ्लैंक वियर क्या है, फ्लैंक वियर क्या है, ये सब नोट्स लिखे, थोड़ा पुराना आया नोट्स और थोड़ा सा अगर हैंड राइटिंग प्रॉब्लम होगा तो आप हमको बोल सकते हैं, हम फिर से आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ये सब इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। सो इंडिकेशन ऑफ द टूल फेयर, इंडिकेशन ऑफ द टूल फेयर में ये कुछ नोट्स है। लार्ज क्रेटर वियर हो जाएगा तो वो दिखेगा। लॉस ऑफ वेट, वेट लॉस हो जाता है, इंडिकेशन से पता चलता है कि पहले कुछ जब लगाए थे टूल तो थोड़ा ज़्यादा भारी था, अभी थोड़ा कम भारी है, इसका मतलब है कि कुछ मटेरियल वियर लॉस हो गया है। लार्ज क्रेटर वियर हो जाएगा। लार्ज क्रेटर वियर मतलब टूल के फेस पे ऐसा सरफेस होगा तो वो दिखेगा, इट विल बी कॉल्ड द क्रेटर वियर। फ्लैंक वियर होगा तो वो भी दिखेगा, फ्लैंक वियर होगा, फ्लैंक वियर होगा तो वो भी दिखेगा। तो ये सब हम पहचान सकते हैं कि टूल का फेल हो गया, उसको देखकर, उसके मशीनिंग सरफेस को देखकर। समटाइम पुअर मशीनिंग्स विल बी हैपेंड, समटाइम पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, हम देख रहे हैं। पहले 1 घंटा मशीन करते थे, सरफेस फिनिश नहीं आ रहा, फिर से हम मशीनिंग कर रहे हैं तो देखते हैं कि हमको पावर कंजम्पशन पहले से अधिक हो रहा है। इसका मतलब है कि टूल जरूर मेरा वियर होगा, वी हैव टू चेंज द टूल और वी हैव टू ग्राइंड द टूल अगेन। सो दीज आर द सम फिजिकल इंडिकेशन ऑफ द टूल वियर को पहचानने के लिए। टूल वियर किस तरह का टूल वियर होता है, क्या मैकेनिज्म है टूल वियर होने का और क्या प्रिवेंशन है, आपने अभी तक देखा। नाउ वी हैव टू एस्टिमेट द लाइफ ऑफ द टूल, वी हैव टू एस्टिमेट द लाइफ ऑफ द टूल। अब यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल्स आएगा, टूल लाइफ निकालना कि किसी भी टूल का कितना लाइफ है इन टर्म्स ऑफ आवर्स एंड इन टर्म्स ऑफ मिनट। मतलब टूल लाइफ को निकालने के लिए हम यूज करेंगे कि कभी कभी कोई टूल खरीदिएगा, आपको लिखा हुआ रहेगा 2000 आवर, 20,000 आवर में। इसका मतलब है कि 20,000 आवर्स वो मशीन कर पाएगा और उससे कौन सा मटेरियल मशीन करना है, कितना कटिंग स्पीड रखना है, इट विल बी आल्सो बी गिवन। So the tool life can be represented in terms of hours, and here we will solve some numerical. We will use the formula Vt to the power n. अब Vt to the power n is always constant, where the V is denoted as the velocity of the cutting, T is the denoted as the tool life in hours or in minute। जैसे ही टूल का वेलोसिटी जो यूनिट में होगा, इट इज अ मीटर पर मिनट, देन टूल लाइफ विल बी डिटरमाइंड इन मिनट। इफ इट इज मीटर पर आवर, then it will be tool life will be in hours। So generally the tool life, it depend upon the feed, velocity of the cutting, and sometime it will be also be affected depth of cut। So generally tool life represent the useful life of the tool and the generally expressed in time unit। So tool life का कब से कैसे यूनिट है कि लाइफ किसी का बता रहे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ आवर्स। सो टूल का लाइफ इन टर्म्स ऑफ आवर्स या इन टर्म्स ऑफ सेकेंड होगा या टाइम के फंक्शन में होगा। So tool life depend upon the many factor, that is the, I will tell you that it will be the speed, feed, depth of cut, but the tailor one, the scientist which have determined the life of the tool, which is called the Taylor tool life equation, Taylor tool life equation। So Taylor is given the tool life is the function of velocity, and it will be Vt to the power n is equal to constant। मतलब वेलोसिटी, टाइम और मशीनिंग कांस्टेंट, n इज द कांस्टेंट
n and c are the constant and it will be depend upon the material of the tool. So v is denoted as the cutting velocity, t is denoted as the life or time or the tool life, where the how much time the tool will be active or it will be not failed, मतलब टूल का एक्टिव टाइम विदाउट फेल्यूर, इसको बोलते हैं टी. एन एंड सी आर डिपेंड अपॉन द मटेरियल कांस्टेंट, किस मटेरियल का टूल है. सो जनरली जो एन और सी है यहाँ पे, एन और जो सी है ये डिपेंड करेगा कि डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ कटिंग कंडीशन. सो यहाँ देखेंगे n इज इक्वल टू 0.1 to 0.2 यूज होता है. आपको जब टूल का डिजाइन करेंगे तब जनरली ये सब चीजें निकालना होता है, बट यहाँ हमको टूल का डिजाइन नहीं करना है, यहाँ टूल का लाइफ निकालना है. तो दिस कांस्टेंट आर बी प्रोवाइडेड इन द न्यूमेरिकल. सी का वैल्यू नहीं देगा, एन का वैल्यू देगा. तो एन का वैल्यू विल बी जनरली फॉर हाई स्पीड स्टील के लिए 0.1 to 0.2 होता है और सी का वैल्यू 60 to 100 के बीच में लाई करता है. सिमिलरली वेन जब कार्बाइड का टूल यूज करते हैं, कार्बाइड का टूल HSS का टूल भी अच्छा होता है, टफर एंड हार्डर होता है, एंड द कार्बाइड का टूल जब यूज करेंगे देन द वैल्यू ऑफ द एन विल बी इक्वल टू 0.2 to 0.5. आई हैव रिटन ऑल द थिंग्स. तो अभी क्या करते हैं कि एक हमारे पास जो इक्वेशन है ये सब तो मशीनिंग कांस्टेंट हो गया, C का वैल्यू और N का वैल्यू इज अ कांस्टेंट एंड डिपेंड अपॉन द मटेरियल. इट विल बी ऑलवेज बी प्रोवाइडेड इन द न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन. एग्जांपल, which types of material of the tool they selected, the corresponding N and C का वैल्यू they will be provided. but the समझने वाली बात ये है अभी कि which types of tool will be more good, we can be selecting the tool. So this one is the constant. So एक बार आप इस इक्वेशन में लॉग अप्लाई कर दिए बोथ साइड. जब लॉग अप्लाई करेंगे आप तो ये लॉग भी प्लस लॉग भी, ये भी एक्स इंटू वाई है तो ये लॉग भी प्लस लॉग दोनों साइड ले लिए 10 बेस में या ई बेस में, लॉग भी प्लस ये लॉग टी टू द पावर n प्लस लॉग सी. नाउ टी टू द पावर n है तो t चल जाएगा कहाँ, बाहर कॉफिशिएंट में आ जाता है लॉग के टर्म में. e टू द पावर x तो x बाहर, लॉग e का वैल्यू 1, सो हम x लिखते हैं. सो इसी तरह अगर x टू द पावर n है तो n विल बी कम्स इनटू द मल्टीप्लायर फॉर्म में. सो हमारा जो इक्वेशन होगा वो ये होगा, लॉग v द एनालिसिस ऑफ द टेलर टूल लाइफ है, द एनालिसिस ऑफ द टेलर टूल लाइफ. सो log v log t इंटू log c एंड v t टू द पावर n था पहले, सो t टू द पावर n को हम बाहर कर दिए, मल्टीप्लायर में log में हो जाता है. सो अगर इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये अगर log c लॉगरिथमिक टर्म को भूल जाएं और log को हम x मान ले, log v को x मान ले, log t को y मान ले, क्योंकि v एंड t इज अ वेरिएबल. दिस वन इज द कांस्टेंट टर्म है, 10 12 15 20 25 कुछ भी हो सकता है, 100 60 70 कुछ भी हो सकता है. तो log c का एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होगा, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होगा. सो दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट वैल्यू. सो यहां पे अब देखें तो x प्लस my is equal to constant. So this equation is belongs to y is equal to mx plus c is a straight line equation. So this equation belongs to the straight line equation. So now we will plot this log v and log t in a xy axis and see what the things you have been observed. The first things, when we plotted the log v upon xy axis,
and log t along the x-axis, then it is a y plus mx plus c, और mx plus c में m क्या होता है भाई? स्लोप होता है, स्लोप। इज इट? y plus mx plus c में कोई मैसेज कर रहा है क्या? फ्लूट का क्लास स्टार्ट हो गया है सर। ओके, तो बोलना चाहिए ना, मैसेज करोगे तो हम पढ़ाते रहेंगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। उससे पहले थोड़ा एक बार फिर से हम थोड़ा अटेंडेंस ले लेते हैं, क्योंकि पहले बार में थोड़ा कुछ छूट गया होगा तो आ जाएगा। फ्लूट का क्लास स्टार्ट हो गया तो बोलिएगा ना। दो मिनट बने रहिए सब लोग। अभी जो मशीनिंग है, अभी 10 क्लास और चलेगा। बहुत लंबा सिलेबस है मशीनिंग का, लेकिन आई वांट टू कवर ऑल द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी एज वेल एज द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो क्योंकि गेट का सिलेबस में जितना पार्ट है हम सबको कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो टाइम है, अभी पढ़ लीजिए, फिर कब पढ़िएगा कोई ठिकाना नहीं। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में आते आते ऐसे भी सभी लड़के बॉस हो जाते हैं, क्लास करते नहीं। अभी थोड़ा एनर्जी है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, आप जा सकते हैं। उससे पहले कि कोई भी सवाल हो, आपके क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, हम यहीं पे है। नहीं तो आप फ्लूट का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करो, फ्लूट क्लास सर बोल रहे हैं। आई एम स्टॉपिंग हियर नाउ।